हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोग के निर्धारक तत्वों की विवेचना कर रहे हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उपभोग को निर्धारित करते हैं। हमने पूर्व वीडियो में अध्ययन किया था उपभोग फलन क्या होता है, अल्पकालीन उपभोग फलन क्या है, दीर्घकालीन उपभोग फलन क्या है और किस प्रकार से हम एपीसी और एमपीसी की विवेचना करते हैं और उसको निकाल करके उपभोग फलन की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आय ही एकमात्र उपभोग को निर्धारित करने का कारक नहीं होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोग के अन्य निर्धारक तत्व भी पाए जाते हैं, जिनकी विवेचना हम विस्तृत रूप में करने जा रहे हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व जो कि उपभोग को निर्धारित करता है वो है ब्याज की दर। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ब्याज की दर किस तरह से उपभोग को प्रभावित करती है, उसको स्पष्ट करने के लिए हम ये ले रहे हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बचत क्या होती है, S=Y-C। जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में सामान्यतः बचत में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से जब बचत बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में उपभोग की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कंजम्पशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट के मध्य जो रिलेशन पाया जाता है वो इन्वर्स पाया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती हैं तो उपभोग की मात्रा अर्थव्यवस्था में घटती है। इसका अभिप्राय यह है कि रिलेशन चेंज इन DC अपॉन चेंज इन R, यानी ब्याज की दरों में परिवर्तन से उपभोग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो इन्वर्स रूप में पाया जाता है। ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो उपभोग की मात्रा घटती है, क्योंकि लोगों के द्वारा बचत अधिक मात्रा में की जाती है, और जब ब्याज की दरें जो हैं वो घटती हैं तो लोगों के द्वारा बचत कम की जाती है, इसलिए उपभोग की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ब्याज एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो कि बचत को बढ़ाता है, बचत को प्रभावित करता है, और जब बचत अर्थव्यवस्था में प्रभावित होती है तो उपभोग भी आवश्यक रूप में प्रभावित होता है। इसलिए वो ये कहते थे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यदि ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो उपभोग की मात्रा घटती है, और यदि ब्याज की दरें घटती हैं तो उपभोग की मात्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए हम विपरीत संबंध की विवेचना करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण घटक जो है वो ये है सापेक्ष कीमतें। उपभोग की मात्रा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सापेक्ष कीमतों से प्रभावित होती है, यानी रिलेटिव वे में सापेक्ष रूप में कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जा रही है अथवा घटने की प्रवृत्ति पाई जा रही है। यदि सापेक्ष कीमतें अर्थव्यवस्था में बढ़ती हैं तो हम ये कहते हैं उपभोग की मात्रा कम होती है, और यदि सापेक्ष कीमतें रिलेटिव प्राइसेस जो हैं वो घटती हैं तो अर्थव्यवस्था में उपभोग अधिक मात्रा में किया जाता है। क्योंकि उपभोक्ता जो होता है वो हमेशा इस बात को कंपेयर करता है कि पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में कीमतों में परिवर्तन की स्थिति अर्थव्यवस्था में क्या पाई जा रही है। इसलिए उपभोग की मात्रा जो होती है हमेशा रिलेटिव प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करती है कि उनकी कीमतों में परिवर्तन की स्थिति क्या उत्पन्न अर्थव्यवस्था में हो रही है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि उपभोग का एक निर्धारक तत्व जो होती है अर्थव्यवस्था में सापेक्ष कीमतों की संरचना को भी लिया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर हम ये कहते हैं कि उपभोग का निर्धारक तत्व क्या है, पूंजीगत लाभ अथवा हानियाँ। क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं तो कई बार प्रोड्यूसर्स को या व्यक्तियों को हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंतर्गत पूंजीगत लाभों की प्राप्ति होती है और कई बार पूंजीगत हानि की प्राप्ति होती है। तो उपभोग की मात्रा इस विशेष रूप से इस बात से प्रभावित होती है कि अर्थव्यवस्था में लोगों को पूंजीगत लाभों की प्राप्ति हो रही है अथवा हानि की। यदि पूंजीगत लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने लगते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, तो सामान्य रूप से हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में उपभोग में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है।
और यदि हम ये कहते हैं कि पूंजीगत हानियाँ होने लगती हैं तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत लोगों के पास में क्रय शक्ति कम हो जाती है, और क्रय शक्ति कम होती है तो उपभोग जो होता है वो घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए पूंजीगत लाभ और हानियाँ एक महत्वपूर्ण फैक्टर हैं उपभोग को प्रभावित करने के अंतर्गत। फोर्थ पॉइंट हम ये कहते हैं उपभोग का निर्धारक तत्व एक संपत्ति माना जाता है, एसेट्स माना जाता है। यदि एसेट्स या संपत्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है तो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और उनका उपभोग का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती है कि हमें एसेट्स को संचय करना है अथवा एसेट्स में वृद्धि करनी है। तो ये एक सामान्य तथ्य है कि जिस व्यक्ति के पास में जितनी संपत्ति की मात्रा अधिक होती है उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो होती है उत्तरोत्तर घटती जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पास इतनी अथाह संपत्ति है कि वह आराम से अपने जीवों का उपार्जन को कर सकता है। इसलिए उपभोग की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है। और जिन व्यक्तियों के पास में संपत्ति नहीं होती है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, उनको अपनी बेसिक इनकम के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, इसलिए उपभोग भी उतना ही कम मात्रा में किया जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि एसेट्स जो होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं उपभोग के अंतर्गत प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए, या अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों के द्वारा कितनी मात्रा में उपभोग किया जाएगा। इसी से रिलेटेड एक फैक्टर ये है कि संपत्ति होने के बाद भी यह महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नगद परिसंपत्ति कितनी मात्रा में पाई जाती है। यदि लोगों के पास में लिक्विड मनी की टर्म्स में एसेट्स हैं, यानी जब भी चाहें उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट्स के अंतर्गत लगाई गई संपदा, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, गोल्ड इत्यादि में यदि संचय किया जाता है और लोग नगद मुद्रा अपने पास में संचय करके रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भोग जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन यदि उनके पास में एसेट्स ऐसे हैं जिनको कि लिक्विड फॉर्म में नहीं रखा जा सकता, जैसे हम कहते हैं कि एक भवन जिसको कि बहुत जल्दी लिक्विडिटी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, हम कहते हैं एक भूखंड जिसको बहुत जल्दी नहीं परिवर्तित किया जा सकता, कहने के लिए वो एसेट है लेकिन उसमें नगद या लिक्विडिटी की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, तो वह भी उपभोग को कम मात्रा में बढ़ाएगी। इसी प्रकार हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लिक्विडिटी होने के पश्चात भी यदि लोगों में ये प्रवृत्ति है कि लिक्विड मनी को संचित करके नहीं रखना है बल्कि उसका फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर देना है, तो ऐसी स्थिति में उपभोग कम मात्रा में प्रभावित होता है, क्योंकि लोगों के द्वारा मनी को नगद न रख करके कम मात्रा में रख के इन्वेस्टमेंट की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। तो हम ये कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा अथवा नगद परिसंपत्ति को रखने की मात्रा जो है वह भी उपभोग को काफ़ी अधिक मात्रा में प्रभावित करती है, उसके द्वारा भी अर्थव्यवस्था में उपभोग जो है वो प्रभावित होता है। इसी तरह से हम ये कहते हैं अन्य घटक क्या है, जैसे हम कहते हैं दृष्टिकोण तथा आकांक्षाएं, कि आपका पैसे को खर्च करने के प्रति नज़रिया क्या है, आपकी जो एम्बिशंस हैं वो क्या हैं। आप आरामदायक ज़िंदगी, विलासितापूर्ण ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उपभोग की मात्रा अर्थव्यवस्था में अधिक पाई जाएगी। और जिन लोगों का जो प्रवृत्ति पैसों को खर्च करने की नहीं है अथवा मितव्यतापूर्ण खर्च करने की है, या फ्यूचर के प्रति उनकी आकांक्षाएं ज़्यादा बलवती हैं और वो संचय करके रखना चाहते हैं और लग्जरियस लाइफ को नहीं जीना चाहते हैं, सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उपभोग की मात्रा भी अर्थव्यवस्था में कम पाई जाती है। तो व्यक्ति के जीवन जीने के दृष्टिकोण, उनकी आकांक्षाएँ, फ्यूचर के प्रति उनके प्लान्स और इन्वेस्टमेंट की प्रवृत्तियाँ, ये सारे फैक्टर्स जो हैं अपने आप उपभोग को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से हम ये कहते हैं उपभोक्ता साख, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि उपभोग की मात्रा को अर्थव्यवस्था में प्रभावित करता है। जैसे हम ये कहें कि यदि किसी समाज के अंतर्गत या किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बैंकों के द्वारा साख इजीली जनरेट की जाती है और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वहाँ पर उद्योग धंधे पनपते हैं और लोगों के पास इनकम अधिक जाती है, रोज़गार जाता है और खर्च करने की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। इसी तरह से हम ये कहते हैं यदि व्यापारिक वर्ग भी उपभोक्ताओं को सस्ती साख उपलब्ध करवाता है, किस्तों के जरिए पेमेंट की सुविधा देता है, 0% इंटरेस्ट के ऊपर उन्हें वस्तुएं उपलब्ध करवाता है, तो हम कहते हैं उपभोक्ता साख आसान कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती है, जिसके कारण उपभोग की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ती है।
उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि बैंक अपने ग्राहकों को डिफरेंट लुभावने प्रोत्साहन देता है कि आपको 0% पर पैसा लोन दिया जाएगा, कार लोन दी जाएगी, हाउस लोन जो हैं वो कम रेट पर दिए जाएंगे, ड्यूरेबल आइटम्स फ्रिज, टीवी, कार, एलईडीज़ एट्सेट्रा कम रेट पर दी जाएंगी और साथ इजीली उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसके लिए लोन की व्यवस्थाएं दी जाएंगी। तो उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोग जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यदि जिन अर्थव्यवस्थाओं में इस तरह की प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती, आसान किस्तों पर साख उपलब्ध नहीं होती है, बैंकों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा कॉपरेट नहीं किया जाता है या साख को सस्ती दरों पर उपलब्ध नहीं किया जाता है, किस्त योजना नहीं चलाई जाती है, तो वहाँ पर हम कहते हैं उपभोग कम मात्रा में पाया जाता है। वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता साख जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है उपभोग के निर्धारक तत्वों के अंतर्गत। इसी प्रकार हम ये कहते हैं मुद्रा भ्रमचाल। मुद्रा भ्रमचाल भी एक ऐसी अवधारणा है जो उपभोग को प्रभावित करती है। कई बार सैलरीज में जो वृद्धि की जाती है, चाहे सरकारी कर्मचारियों की जाए या हम कहते हैं प्राइवेट निजी संस्थानों के द्वारा की जाए, तो मनी में जो इंक्रीज़ किया जाता है और व्यक्ति यदि इस मुद्रा भ्रम में जीता है कि मेरे पास में सैलरीज बढ़ गई हैं अथवा मानदेय बढ़ गए हैं और वो उपभोग अधिक मात्रा में करता है, बिना यह देखे हुए कि साथ साथ कीमतों में भी वृद्धि की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में पाई जा रही है, तो ये स्थिति मुद्रा भ्रमचाल को उत्पन्न करती है। अर्थात लोगों को ये भ्रम होता है कि मौद्रिक रूप में हम अधिक अर्न कर रहे हैं, तो उनकी उपभोग की प्रवृत्ति जो होती है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ती चली जाती है। तो हम ये कहते हैं मुद्रा भ्रमजाल भी एक ऐसी स्थिति है जो कि उपभोग के निर्धारक तत्वों में माना जाता है। इसी प्रकार से अन्य घटकों में हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था में फिस्कल पॉलिसी क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। यदि हम ये कहते हैं कि राजकोषीय नीति इस प्रकार की है कि सरकार अधिक मात्रा में राजकोषीय व्यय करती है, तो रोजगार के स्तर बढ़ते हैं, उत्पादन, आय, रोजगार बढ़ते हैं और लोगों को उपभोग की प्रवृत्ति जो है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ती है, अर्थात उपभोग अधिक मात्रा में होता है। लेकिन यदि सरकार की पॉलिसी करों में वृद्धि करने की होती है, तो करों में वृद्धि का परिणाम ये होता है कि लोगों की परचेजिंग पावर जो होती है वो घट जाती है, उनकी खर्च योग्य आय जो है वो घट जाती है, जिसके कारण हम ये कहते हैं उपभोग अर्थव्यवस्था में आवश्यक रूप में प्रभावित होता है। इसी तरह से मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि मनी सप्लाई सर्कुलेशन में अगर सरकार बढ़ा देती है तो लोगों के हाथों में अधिक मात्रा में मनी आती है और मनी आने के कारण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन की प्रेरणाएं और रोजगार और आय के स्रोत बढ़ते हैं और आय के स्रोत बढ़ते उपभोग की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम ये कहते हैं राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति। इसी तरह से व्यापार चक्र भी उपभोग को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में तेज़ी की स्थिति पाई जाती है तो हम ये कहते हैं उपभोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि लोगों उत्पादक वर्ग की उत्पादन की प्रत्याशा जो है वो बढ़ जाती है, लाभ की आकांक्षा जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण वो अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। जब अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं तो रोज़गार के स्रोत बढ़ते हैं और रोज़गार के साधनों की इनकम बढ़ती है तो उनके द्वारा और मांग बढ़ाई जाती है और उपभोग की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। और यदि मंदी की स्थिति है तो इसका उल्टा चक्र चलता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मात्र केवल आय ही ऐसा एक घटक नहीं है जो कि उपभोग को प्रभावित करता है, बल्कि उपभोग को ये अन्य घटक जितने मैंने आपसे बात किया 7-8 पॉइंट्स, ये सभी फैक्टर्स जो हैं अर्थव्यवस्था में उपभोग को प्रभावित करते हैं। तो आप इसको बड़े उससे ध्यान से पढ़िए कि उपभोग के निर्धारक तत्व क्या होते हैं, जिनकी विस्तृत विवेचना मेरे द्वारा आपको कर दी गई है। धन्यवाद।